दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे आधुनिक भारत की सीरीज में। इससे पिछली वीडियो में हम आधुनिक भारत का पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा पढ़ा था हमने उत्तरी मुगलों के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था। उससे पहले हमारा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो चुका है, जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार पिछली वीडियो देखो। इसमें अपने पास किताब रखना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो अपने लिखते हुए चलना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है। जो हमारा पॉइंट है ये याद रखना, 38वां पॉइंट है। इसमें देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन हुआ था, उस समय भारत में कौन सा वंश था, तो याद रखना लोधी वंश था। लोधी वंश के समय यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। उसके बाद देखते हैं जो पहला हमारा पॉइंट दिया गया है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो हाँ, ये याद रखना, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। लेकिन इससे पहले जो आपको चीजें याद रखनी है कि 1485 में पुर्तगाल के राजा, व्यक्ति का नाम याद रखना प्रिंस हेनरिक, व्यक्ति का नाम याद है प्रिंस हेनरिक के नेतृत्व में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है बार्थोलोमियो ड्यूज। ठीक है, और ये भारत नहीं आ पाता है, ये अफ्रीका के दक्षिणी तट पर आता है, जिसे हम बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। तो ये पूछा जाता है कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमियो ड्यूज ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट फिर खोज के लिए आता है, याद रखना 1492 में व्यक्ति आता है कोलंबस। ठीक है, कोलंबस आता है, ये भी आपका पूर्वी देशों की खोज के लिए आया था, जबकि ये कहाँ चला जाता है, पश्चिम चला जाता है, और ये अमेरिका चला जाता है कोलंबस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यक्ष रूप से जो पढ़ते हैं वास्को डी गामा। ठीक है, कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना वास्को डी गामा द्वारा, जबकि प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में पहले व्यक्ति बार्थोलोम्यू ड्यूज, और उसके बाद 1492 में कोलंबस जैसे व्यक्ति आ चुके थे। अगर कोलंबस का जहाज पूछा जाए, ये पूछा जाए कोलंबस किस जहाज से आया था, तो जहाज का नाम याद रखना सेंटा मारियो। ठीक है, याद रखना कोलंबस कौन से जहाज से आया था, सेंटा मारियो। और कोलंबस किसकी खोज करता है, अमेरिका की, और यहाँ के व्यक्तियों को क्या कहता है, रेड इंडियन की संज्ञा देता है। उसके बाद फिर वास्को डी गामा आता है, प्रत्यक्ष रूप से भारत की खोज करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब उसके बाद जो आपको चीजें याद रखनी है वास्को डी गामा के बारे में, कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो याद रखना कालीकट के निकट जो एग्जैक्ट बंदरगाह है उसका नाम याद रखना कप्पक डाबू। ठीक है, ये कप्पक डाबू बंदरगाह था जिस पर आपका वास्को डी गामा आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जिस समय कालीकट पर आता है, तो यहाँ का राजा का नाम याद रखना राजा जैमोरिन था, जो कि एक हिंदू शासक था। ठीक है, तो यही पूछा गया है जैमोरिन कैसा शासक था, कहना याद रखना हिंदू शासक था। उसके बाद नेक्स्ट वास्को डी गामा जब भारत आया था तो किस जहाज से आया था, तो जहाज का नाम याद रखना गैब्रियल या गैब्रियल जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। अगर बात कर लेते वास्को डी गामा को भारत किसने भेजा था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना प्रिंस हेनरिक के नेतृत्व में वास्को डी गामा आया था। क्लियर है, इतनी चीजें हैं वास्को डी गामा से। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो दिया गया है समुद्री मार्ग की खोज करता है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो एक नाविक है, उस नाविक का नाम याद रखना अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक नामक वो नाविक होता है जो वास्को डी गामा को भारत का रास्ता बताता है। कि जब वास्को डी गामा कहाँ जाता है, कालीकट पर, तो इसका स्वागत कौन करता है, भारतीय राजा जैमोरिन करता है। किस जहाज से आया था, तो याद रखना कप्पक डाबू जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। ठीक है, कब आया, सबसे पहले 1498 में, उसके बाद आया 1502, और उसके बाद लास्ट में आया 1524 में। उसके बाद कोच्चि में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहां पर होती है, कोच्चि में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कितनी बार आया था, 3 बार आया था वास्को डी गामा। ठीक है, ये वास्को डी गामा से बनने वाले क्वेश्चन थे, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो आपको याद रखना कि वायसराय का पद पुर्तगालियों की देन है। ये कब स्थापित किया गया था, पूछा गया है एग्जाम में, 1505 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और भारत में पहला बनने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर है, व्यक्ति का नाम क्या है, फ्रांसिस्को दा या फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है। अगर पूछा जाए कि भारत में अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है, व्यक्ति का नाम याद रखना, मैनुअल सिल्वा। मैनुअल सिल्वा भारत में अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक है, जो कब बनता है तो याद रखना, जिस समय पुर्तगाली जाते हैं 1961 में, जिस समय पुर्तगाली भारत से गए थे 1961 में, उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था, तो मैनुअल सिल्वा है, याद रखना। जबकि पहला कौन था, अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है 1509 ईस्वी में अल्फ्रांसो दालिखायो डी होता है, अल्फ्रांसो डी अल्मेड़ा सॉरी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। ठीक है, इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान का नाम याद रखना, आदिल शाह से गोवा जीत लिया था, अर्थात गोवा ये इससे छीन लेता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो चीजें याद रखनी है कि ये जो आपका अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, इसे पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक वायसराय कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक वायसराय कौन है, याद रखना, अल्बुकर्क है, क्योंकि अल्बुकर्क भारत में मंदिर और मस्जिद तोड़ने की अनुमति देता है, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करता है, और ये अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क अपने क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त कर देता है। ठीक है, देखो सती प्रथा को जो समाप्त करेगा वो तो अपना ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल होगा, जैसे हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो करता है पूर्ण रूप से, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क अपने क्षेत्र में, अर्थात जो केरल वाला क्षेत्र है उसमें सती प्रथा को समाप्त कर देते हैं। इसी कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी बोला गया है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन है, तो याद रखना अल्बुकर्क है। ठीक है, ये अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि भारत में जो लगाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाता है, वो लगाता है राजा राम मोहन राय के सहयोग से। क्लियर है, तो याद रखना अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, इसे वास्तविक कहते हैं, और इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, आगे पॉइंट दिया गया है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में स्थापित की थी। हाँ बिल्कुल सही है कि पुर्तगालियों की अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी, कोच्चि में थी। अगर पूछा जाए कब स्थापित की थी, याद रखना 1503 में। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी, कोच्चि में। कब स्थापित करते हैं, 1503 में स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, पूरा लिखते हुए चलना टोटल डिटेल में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती, नाम याद रखना, सन सेंट थोमी थी। कहां पर, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर। और याद रखना कि पुर्तगालियों ने हुगली को, किसे, हुगली को अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था। यह पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने किस कोठी को अपना लूटपाट का अड्डा बनाया था, तो याद रखना हुगली को बनाया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत आए। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना कि एक गवर्नर जनरल आता है आपका, उसका नाम याद रखना, नूने डी कुन्हा। ये व्यक्ति है नीनो या नीनू डी कुन्हा, ये है जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय होता है जो कि बाबर के दरबार में जाता है। अर्थात मुगल शासक बाबर के दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो नाम याद रखना नीनू कुन्हा है। और बाबर इसका जो विवरण करता है अपनी आत्मकथा में अनबर नाम से करता है। क्लियर है, तो नीनू डी कुन्हा का नाम बाबर अपनी आत्मकथा में क्या रखता है, अनबर रखता है। और ये जो है आपका नीनू डी कुन्हा 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है। ठीक है, ये इसके 3-4 कार्य हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है,
कि गोवा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो नीनो दी कुन्हा द्वारा। ये बाबर की आत्मकथा में किस नाम से इसका नाम विवरण है, तो याद रखना अनबर नाम से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि भारत में जहाज, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, तंबाकू, पपीता, आलू और जहाज निर्माण के कार्य सब कौन लाए थे, तो पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, पुर्तगालियों से क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमारा दिया गया है, जो दिया गया हमारा डचों से। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन है, डच लोग। डचों को नीदरलैंड या हॉलैंड बोलते हैं, याद रखना डच लोग है। पहला डच यात्री कार्लेनियन आउटमैन था। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखना आउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ये पहले सुमात्रा पहुंच जाता है, उसके बाद फिर भारत आता है। और उसके बाद क्या होता है, बेद्रा के युद्ध में ये आपके डच हार जाते हैं बुरी तरह से, और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या था, तो इंडोनेशिया का प्राचीन नाम डच ईस्ट इंडीज है, क्योंकि ये डच यहाँ से भारत में बेद्रा के युद्ध में हारने के बाद इंडोनेशिया ही चले जाते हैं। इसी वजह से ये शुरू में भी यहीं आए थे और लास्ट में भी यहीं चले जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहा, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। जबकि डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थानांतरित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोड़ा के नाम से जानते थे, वो ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। ठीक है, तो याद रखना पुलिकट किनका केंद्र था या किनका मुख्यालय था, पुलिकट तो कहना डचों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीजें याद रखनी है, जो इसमें मेन दिया गया है, ठीक है, जो डचों के बारे में है, देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। तो भारत में सबसे पहले जितनी भी ये कंपनी आई हैं जो लिखी हुई है, इनमें सबसे पहले किसने वेतनभोगी रखे थे, तो याद रखना डचों ने। और भारत में सबसे पहले पूंजी कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो याद रखना डचों के द्वारा। सबसे पहले वेतनभोगी किसने रखे, डचों ने। सबसे पहली बार पूंजी कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये भी आपके डच थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते आगे, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे किस नाम से जानते हैं, बेद्रा के युद्ध में हुआ था। अर्थात इस युद्ध में डच जो है बुरी तरह से अंग्रेजों से हार जाते हैं और भारत को छोड़कर इंडोनेशिया चले जाते हैं और वहीं सुमात्रा द्वीप पर बस जाते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया का जो प्राचीन नाम है डच ईस्ट इंडीज है। क्लियर है, उससे अलग की जो चीजें याद रखनी है कि डच भारत में कुछ किले बनाते हैं, उन किले के नाम याद रखना। पहला किला है चिनसूरा का किला। चिनसूरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना ये भी डचों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट एक किला है गोल्डिया का किला। तो चिनसूरा का किला और गोल्डिया का किला किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो याद रखना डचों द्वारा बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है कि डच, ये जो डच थे भारत में जितनी भी ये यूरोपीय कंपनी आई थी, सब मसालों की खोज के लिए आई थी, लेकिन डच एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो भारत मसालों के लिए नहीं आए थे। तो ये क्या व्यापार करते थे, तो याद रखना ये अफीम का, नील का और नमक, ठीक है, या वस्त्र, ऐसे व्यापार करते थे। ये मसालों का व्यापार नहीं करते थे। याद रखना ये जितनी भी कंपनी है जो हमारी दी गई है 6 कंपनी कि यूरोपीय कंपनियों में ऐसी कौन सी कंपनी थी जो मसालों का व्यापार नहीं करती, तो उसका आंसर होता है डच ईस्ट इंडीज कंपनी मसालों का व्यापार नहीं करती थी। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा दिया गया है। सही है, बेद्रा के युद्ध में समाप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कंपनी है और इनकी स्थापना दी गई है। सही है, पहले सबसे पहले कौन है, याद रखना पुर्तगाली। कब, 1498। उसके बाद अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडीज कंपनी 1602। उसके बाद डेनिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, आपकी 1600
16। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1664। और सबसे लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1731। ये स्वीडिश सिर्फ आए और चले गए, ठीक है, बस इनसे इतना ही याद रखना। ये आए, इन्होंने यहाँ पे स्थिति देखी कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, ये तो आपस में सब लड़ रहे हैं, तो ये स्वीडिश वाले आते हैं 1731 में, सबसे लास्ट में है, और चले गए सबसे पहले। तो सबसे पहले जाने वाली कंपनी कौन सी है? तो याद रखना यही थे, स्वीडिश। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि ये जो कंपनी थी आपकी डच, ठीक है, कौन से युद्ध में हारे हैं बुरी तरह से? याद रखना, बैदरा के युद्ध में यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीजें दी गई हैं उन्हें देख लेते हैं। इनके बारे में भी याद रखना एक पॉइंट, डेनिस के बारे में, कि डेनिस कब आए थे? 1616 में, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष रूप से 1845 में अपनी सारी कोठी और अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। तो याद रखना, डेनिस अपनी सारी कंपनियां, सारी कोठी किसे बेच कर गए थे? अंग्रेजों को। कब चले गए थे? 1845 में। आए कब थे डेनिस? 1616 में आए थे, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। अब आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, ठीक है। ये जो अधिकार पत्र था कितने वर्षों के लिए दिया गया था? तो याद रखना 15 वर्षों के व्यापार के लिए दिया गया था, सही। एक तो ये याद रखना। उसके बाद ये जो इनकी महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, जो विश्व की पहली महारानी भी बनती है, ये भी याद रखना, विश्व की पहली महारानी कौन है? एलिजाबेथ प्रथम ही थी, ठीक है। ये किसके समकालीन थी? तो भारतीय राजा अकबर के समकालीन थी, सही। तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ये आई थी अकबर के शासनकाल में, और ये जो महारानी है एलिजाबेथ किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि ये किस वंश की थी? तो इसका वंश पूछा जाता है, ये ट्यूडर वंश की थी। कौन से वंश की थी? ट्यूडर वंश की थी महारानी एलिजाबेथ, सही है। ये कितने साल के लिए प्रदान करती है? ठीक है, अधिकार पत्र, तो 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में जो चीजें दी गई हैं अधिकार पत्र से अलग, उन्हें देखते हैं एक बार। जो दिया गया है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, और पहला इनका गवर्नर, इन पर नियंत्रण रखने के लिए कौन था? थॉमस स्मिथ था, ठीक है। तो याद रखना कि जो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अधिकार पत्र कितने समय के लिए मिला था? 15 वर्षों के लिए। कितने साझेदार थे? 217, और इनका नेतृत्व करने के लिए गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? थॉमस स्मिथ को बनाया गया था, सही। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, मुगल दरबार में जाने वाला, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। हॉकिंस कहां पर मिलता है? तो याद रखना ये आगरा में मिलता है, ठीक है। मिलता किससे है? तो ये जहांगीर से मिलता है। तो याद रखना पूछा जाता है हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात कहां हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम, क्योंकि ये जो महारानी होती है मर जाती है, उसके बाद जो नेतृत्व करते राजा बनते जेम्स प्रथम थे। जेम्स प्रथम का दूत के रूप में अप्रैल 1619 में किसके? जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। अब इससे जो कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी, जहांगीर इसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देता है, क्योंकि ये कैप्टन हॉकिंस होता था अंग्रेज, लेकिन इसे फारसी भाषा आती थी, तो जहांगीर बड़ा खुश होता है और इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। और ये हॉकिंस है जो कि हॉकिंस और जहांगीर आपस में जब बात करते हैं तो हॉकिंस कोठी बनाने की अनुमति मांगता है, ठीक है, जहांगीर से, जो एक संधि के रूप में लिखा हुआ है आज भी, ठीक है। ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की जो संधि हुई थी 1609 में, ठीक है। उसके बाद जो आपको याद रखना इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नोट में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, नाम याद रखना जहाज का रेड ड्रैगन था। जबकि अगर पूछा जाए वास्को डी गामा कौन से जहाज से आया था? तो गैब्रियल जहाज से आया था, ठीक है। और कोलंबस सेंटा मारियो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारे दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो दिया गया, देखो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर
सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट दिया गया है, ये जो पॉइंट था अभी हम जो पढ़ रहे थे कि कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात आगरा में होती है, और जो हॉकिंस होता है ये सूरत में कोठी खोलने की अनुमति ले लेता है, और जहांगीर कह भी देता है हाँ ठीक है कोठी आप सूरत में खोल लो। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है, ठीक है, जहांगीर को बताया जाता है कि यहाँ सूरत में अब अंग्रेजों की कोठी मत स्थापित कराओ, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सैन्य अड्डा है। क्योंकि मुगलों का सैन्य अड्डा क्या था, तो सूरत मुगलों का सैन्य अड्डा था। तो प्रारंभ में तो जहांगीर क्या देता हॉकिंस, लेकिन बाद में मना कर देता और कहता है कि आप एक काम करो, आप पश्चिमी तट पर स्थापित मत करो, आप अपनी कोठी पूर्वी तट पर स्थापित कर लो। कहां पर? पूर्वी तट पर स्थापित कर लो। तो इस तरह से ये दिया गया है। देखो 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। बिल्कुल सही है। कब की? 1611 में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सूरत में कब स्थापित करते हैं, तो बाद में 1613 में सूरत में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। तो ये याद रखना, पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजों की पहली कोठी सूरत में थी। हाँ अनुमति तो मिल गई थी लेकिन बन नहीं पाई है। सूरत की कोठी जो बनी है कब बनी है? 1613 में बनी है। जबकि मसूलीपट्टनम वाली जो आपकी ये कब बन गई? 1611 में। तो अंग्रेजों की पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1611, दूसरी कोठी सूरत है। हाँ ये कह सकते हो कि सूरत वाली जो कोठी है ये अंग्रेजों की महत्वपूर्ण कोठी है, और ये बिल्कुल स्थायी कोठी थी। अंग्रेजों की स्थायी कोठी कौन सी थी? सूरत थी। ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से क्या डाउट है बिल्कुल अपना क्लियर रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया अंग्रेजों को सूरत में, देखो अब आ जाएगा, सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। अब आ जाएंगे अंग्रेज। ठीक है, कब? 1613 में। जबकि 1611 में कहा गया मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये अंग्रेज हैं जो, देखो मसूलीपट्टनम आपका पूर्वी तट पे है और सूरत अपने पश्चिमी तट पे है, दोनों पे अपनी कोठी बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है नोट में, जो हमारा पॉइंट दिया गया है। देखो नोट में दिया गया है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, देखो पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में 1611 में रखी, जबकि पश्चिमी तट पर 1613 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में ये जहांगीर की और इनकी मुलाकात थी। 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, उसका रो जो लिखा है टॉमस रो है। टॉमस रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा, और टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम, जिसे शाहजहां बोलते हैं, शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। अब देखो एक चीज याद रखना, टॉमस रो से जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के राजा हैं टॉमस रो को भेजते हैं। ठीक है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो टॉमस रो जब आता है जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर से दरबार में नहीं मिलता, तो टॉमस रो को पता चलता कि जहांगीर कहाँ गया है, ये अजमेर गया हुआ है। तो ये इसके पीछे अजमेर ही चला जाता। तो ये पूछा था टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी, जबकि कैप्टन हॉकिंस की आगरा में हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं उससे अलग की जो चीजें हैं, आपको जो पॉइंट बनते हैं कि ये पूछा था टॉमस रो भारत कब आया, तो ये याद रखना है 1615 में आया। ठीक है, अगर ये पूछा कि टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कब हुई थी, तो याद रखना 1616 है। ये वो सन है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जो चीजें बताई जा रही है बिल्कुल 100% सच है। इसके बाद जब हम, ये तो हम अपना डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव वाली कराएंगे, ठीक है, तब आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है, बस ये होना चाहिए कि लूसेंट पढ़नी आनी चाहिए कि किस तरह से पढ़ी जाएगी। सही है, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये गोलकुंडा के राजा आ गए। गोलकुंडा के राजा में कुछ दिया गया, देखो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक है, कहा के? गोलकुंडा के सुल्तान, सुल्तान का नाम याद रखना कुतुब शाह। कुतुब शाह थे गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, ठीक है, दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर, कितना? बस 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के जितने भी बंदरगाह उस पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि गोलकुंडा के किस राजा ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था, याद रखना कुतुब शाह ने। और कहता है ठीक है कुतुब शाह कि आप हमें 500 पैगोडा दे, उसके बदले में आप गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह है उनका स्वतंत्र व्यापार कर लो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया, अर्थात पट्टे पर मद्रास ले लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम याद रखना, किलाबंद कोठी का नाम, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय स्थापित हो जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब इसे समझना। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो दिया गया है देखो, 1661 में पुर्तगाल के पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है, अर्थात रानी तो है पुर्तगाल की और राजा है ब्रिटेन का, विवाह हो जाता है। और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय जो राजा है उसे कौन सा शहर दहेज में दे दिया, मुंबई को। तो मुंबई को पूछा जाता है कि दहेज का शहर कौन सा है, तो याद रखना दहेज का शहर है आपका मुंबई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब ये जो है आपके पुर्तगाली, ये राजा को तो दे देते हैं। अब राजा खुद तो अधिकार नहीं करेगा, तो राजा क्या करता था, अपनी जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो देखो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पैगोडा के वार्षिक किराए पर अपनी कंपनी को दे दिया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया गया है, देखो विवाह कब हुआ था, 61 में, अर्थात इसमें हमारा जो मुंबई है दहेज में दे दिया। ठीक है, लेकिन दहेज के बाद ये जो राजा है चार्ल्स द्वितीय, ये आपका 68 में अपनी कंपनी को देता है। ठीक है, तो दहेज के रूप में कब दिया गया था, 61 में। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए कब चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई सौंप दिया था, तो याद रखना 1668 में। दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा पॉइंट दिया गया है। देखो अगला पॉइंट दिया गया हमारा 1687। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो याद रखना जो इनका जो मुख्यालय था कहां पर था, सूरत में, उसे हटाकर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख लेना। नोट में पॉइंट दिया गया है, गेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर था और मुंबई शहर का संस्थापक इसे ही बोला जाता है। और यही पॉइंट आपको याद रखना है कि मुंबई का संस्थापक किसे बोला जाता है, गेराल्ड ओंगियार को मुंबई शहर का संस्थापक बोला जाता था, जो उस समय मुंबई का गवर्नर भी था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, बंगाल के शासक, ये एक शासक आ गए। इससे पहले गोलकुंडा के शासक थे कुतुब शाह। ठीक है, ये बिल्कुल कर धरने के तो किसी काम के नहीं थे, बस इन्हें टैक्स मिलता था और ये अपनी चीजें दे देते थे। ये देखो बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इन्होंने व्यापार में छूट दे दी। इस अनुमति को किस नाम से जाना गया, तो निशान के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। अब यहां से हमारा कोलकाता बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं जो हमारा पॉइंट दिया गया है। देखो जो पॉइंट दिया गया है हमारा, इसमें देख लेते हैं 1600, सही कर लेते हैं। अब देखते हैं जो दिया, देखो 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, अब देखो 3 गांव के नाम याद रखना, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर पर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम, ठीक है याद रखना, किले का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में मतलब बाद में यह कोलकाता या कलकत्ता नगर कहा गया। ठीक है, जिसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, जोग चौरनाथ द्वारा रखी गई थी। अब देखो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी कि ये पूछा जाता है कि ये जो कोलकाता नगर है इसका संस्थापक कौन है, तो याद रखना जोग चारनाथ है। ठीक है, उससे अलग
कि ये जो कोलकाता बना था किन गांव से मिलकर बना है, तो इन तीनों गांव के नाम याद रखने, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर। इसके बीच से अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। जबकि गेराल्ड ओंगियार मुंबई का संस्थापक है और कोलकाता का जॉब चोरनाक, जॉर्ज चोरनाक लिखा है, जॉब चोरनाक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, यहां पर दिया गया है भारत में फ्रांसीसी आ गए, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि फ्रैंको कैरो, ये कौन थे उस समय के इनके, ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे, ठीक है। भारत में फ्रांस की प्रथम कोटि फ्रैंक कैरो द्वारा कहां, सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। जबकि अगर पूछा जाए फ्रांसीसी कब आए थे तो 1664 में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। आगे दे रखोगे पूरी कंपनी आएंगी, सबको देखेंगे विस्तार से, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो कोठी लगाई गई थी उस समय इनके वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री का नाम याद रखना। अगर पूछा जाए जिस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत आई है उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो राजा का नाम याद रखना फोर्ट नहीं है, लुई 14वें, ठीक है। जिस समय ये आई है तो राजा कौन थे, लुई 14वें थे, सही है। उसके बाद देखते हैं, देखो राजा कौन है, लुई 14वें, जबकि वित्त मंत्री कौन है आपका, फ्रैंक कैरो। इसी के नेतृत्व में सूरत में पहली कोठी फ्रांसीसियों की खोली जाती है, कब, 1868 में। जबकि आय कब है फ्रांसीसी, 64 में। 4 साल बाद ये अपनी कोठी स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, नेक्स्ट देखो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो अब देखो यहां तक देखते देखते हमने 3 नगर पढ़ लिए। अगर पूछा जाए पांडिचेरी का संस्थापक तो याद रखना फ्रांसिस मार्टिन, कोलकाता का तो जॉर्ज चोरनाक या जॉर्ज चोरनाक, ये याद रखना। मुंबई का गेराल्ड ओंगियार, सही है। इतनी चीजें अभी तक याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट जो दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध के बारे में है, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध के कब लड़ा गया, इसमें दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। अब देखो कारण तो बाह्य है कि भारत में युद्ध हो रहा कर्नाटक का, लेकिन कारण क्या है, बाह्य कारण कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, जो भारत में कर्नाटक का युद्ध हुआ है। उसका दिया गया 1748 में हुई एला सेपला की संधि से, एला सेपला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। अब देखो युद्ध तो हो रहा कर्नाटक का, लेकिन कारण क्या है, बाह्य कारण है। तो पूछा था कर्नाटक के पहले युद्ध का कारण क्या, तो कहना बाह्य कारण था। पूछा जाए एग्जैक्ट कारण बताओ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, ठीक है। तो कर्नाटक के पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो संधि का नाम याद रखना एला सेपला की संधि हुई थी, ठीक है। इससे अलग जो आपको याद रखना कर्नाटक के युद्ध में, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब से कब तक हुआ, ये भी याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना कि इस युद्ध में जो फ्रांस का नेतृत्व करते हैं उसका नाम है डुप्ले, और जो अंग्रेजों का नेतृत्व करेंगे उसका नाम है निकोलस मास। याद रखना निकोलस मास उस व्यक्ति का नाम है, ठीक। तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करे इस युद्ध में, भारत में निकोलस मास, और जो आपका फ्रांसीसी है उसका नेतृत्व करे आपके डुप्ले, ठीक है। और डुप्ले कर्नाटक के नवाब के साथ मिला है। कर्नाटक के नवाब का क्या नाम है, उसका नाम है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, ठीक है। तो याद रखना कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है। जो फ्रांस का नेतृत्व डुप्ले, अंग्रेजों का नेतृत्व निकोलस करता है, ठीक है। और इस युद्ध के मध्य में युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है अड्यार का युद्ध, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अड्यार का युद्ध किस युद्ध के मध्य लड़ा गया है, तो याद रखना कर्नाटक के युद्ध के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, निकोलस मास द्वारा, और फ्रांस का डुप्ले द्वारा, और ये राजा कौन थे, अनवरुद्दीन था, ठीक है। जो डुप्ले होता है ये अनवरुद्दीन से मिलता है और कहता है कि युद्ध में आप हमारा साथ दो, हम आपको मद्रास गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो अनवरुद्दीन जो है आपका डुप्ले का साथ देता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में स्थिति जो मजबूत रही वो फ्रांस की स्थिति
मजबूत रही थी। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट जो दिया गया है, ये हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, जो दिया गया दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1749 से 54 के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, अर्थात इनकी स्थिति खराब हो गई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह कौन, गोडेहू व्यक्ति का नाम याद रखना, कि जिसे डुप्ले को बुला लिया गया उसके स्थान पर किसे भेजा, गोडेहू को भेज दिया गया। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को भारत में आकर फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पांडिचेरी की संधि जो हुई है जनवरी 1755 के साथ यह युद्ध विराम हो जाता है। सही। अब देखो एक चीज याद रखना कि अगर पूछा जाए पहले वाले युद्ध का कारण, तो ये कारण है बाह्य कारण, अर्थात ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध से। लेकिन ये जो दूसरा युद्ध है हमारा कर्नाटक का, ये बाह्य कारणों से संबंधित नहीं है। ये जो कारण है इसमें ये देसी कारणों से संबंधित है। इसमें जो होते हैं हमारे कर्नाटक के नवाब, जिनका नाम है याद रखना अनबरुद्दीन। ठीक है। और बात याद रखना हैदराबाद के जो नवाब है उनका नाम है निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ठीक है। इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है, लेकिन आपस में फ्रांसीसी और जो आपके ये होते हैं ब्रिटेन वाले हस्तक्षेप कर देते हैं और परिणाम ये निकलता है कि इस युद्ध के मध्य में एक युद्ध लड़ा जाता है, अंबूर का युद्ध। ठीक है। अंबूर का युद्ध किस युद्ध में लड़ा गया, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के मध्य लड़ा गया था, जबकि अड्यार का युद्ध पहले के मध्य लड़ा गया है। ठीक है। और इसमें कौन सी संधि से समाप्त हो जाता है, पांडिचेरी की संधि से। ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस कारण से संबंधित है, तो आंतरिक कारण या अपने देशी कारणों से संबंधित है। इसमें कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन और हैदराबाद के जो नवाब थे उनका नाम निजामुल मुल्क है। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63, अर्थात कितने साल, 7 साल। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक के तृतीय युद्ध को क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुआ हो और सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश है। ठीक है। उसका देखते हैं। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो पेरिस की संधि होती है, याद रखना पेरिस की संधि कब होती है, 1763 में पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें कर्नाटक के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट व्यक्ति का नाम याद रखना, आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहे थे डी लाली। सही है। और इससे महत्वपूर्ण जो चीज है आपको याद रखना, देखो कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य में, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं हम बांडीवास का युद्ध। कौन सा, देखो यहाँ पे दे रखा 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में कौन सा, बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है। 1760 का जो युद्ध आपका बांडीवास का युद्ध कौन से युद्ध के मध्य लड़ा गया है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य में लड़ा गया बांडीवास का युद्ध। और ये निर्णायक युद्ध है। जब कभी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच भारत में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो कहना बांडीवास का युद्ध। ठीक है। कौन से युद्ध के मध्य लड़ा गया, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य में लड़ा गया है। ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट द्वारा किया जाता है और जो फ्रांसीसी का उसका व्यक्ति का नाम याद रखना डी लाली द्वारा किया जाता है। इस युद्ध में ठीक है अंग्रेज बहुत ज्यादा अधिक मार्जिन से जीत जाते हैं और फ्रांसीसी बुरी तरह से हार जाते हैं और फिर कभी इन्हें टक्कर नहीं दे पाते हैं। सही है। और इसमें कौन सी संधि होती है, तो याद रखना पेरिस की संधि। 3 युद्ध हुए कर्नाटक के, तीनों का सन याद रखना, तीनों की संधि याद रखना है। ठीक है। अब देखो इसमें जो संधि पूछी जाती है, पहले में एलएसएपला की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की और तीसरे में पेरिस की संधि। किस किस युद्ध के बीच में, हर एक युद्ध के बीच में एक युद्ध लड़ा गया है। बात कर लेते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य में कौन सा युद्ध लड़ा गया, सबसे निर्णायक युद्ध है। आपको युद्ध का नाम याद रखना है। युद्ध का क्या नाम है आपका, इसमें युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध। युद्ध कौन सा है, बांडीवास का। जबकि अगर बात कर लेते हैं द्वितीय के मध्य कौन सी संधि होती है, तो द्वितीय के मध्य होती है आपकी
पांडिचेरी की संधि, और पहले के मध्य एला सेपला की संधि। सही है, तो चीजें हैं आपको याद रखना। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। हाँ, छीन लेते हैं कब, याद रखना 1761 में। लेकिन 1763 में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश इन्हें लौटा दिए। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहा। ठीक है, कौन से की बात हो रही थी, आपकी पांडिचेरी के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना, इससे अलग जो पूछा जाता है, अब तो ये तो हो गया हमारा अगला टॉपिक आ गया हमारा, कौन सा अगला टॉपिक हमारा 39वां, बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिकार होगा। बंगाल को क्या कहते हैं, बंगाल को कहते हैं भारत का स्वर्ग। भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, बंगाल को बोलते हैं। ठीक है, सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा था भारत में, तो वो भी बंगाल था। बंगाल में टोटल कितने नवाब हुए, 11 नवाब हुए। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, लेकिन इससे पहले जो हमारा एक पॉइंट है आपको याद रखना है, उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से कंपनियों से संबंधित है कि ये जो इनकी कंपनियां थी, ये जो कंपनियां यहां पर दी गई है, ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है, एक बार देख लेते हैं। जो इसमें दिया गया है, पुर्तगालियों ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1498। सही है, अगर बात कर लेते हैं इनकी पहली कोठी कहां खोली गई, तो याद रखना पहली कोठी पुर्तगालियों की कहां थी, कोचीन में। कब स्थापित की गई थी, 1503। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 16 में। बात कर लेते इनकी पहली जो कोठी खोली गई कहां खोली गई, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इनकी कोठी खोली गई थी। बात कर लेते हैं कोठी कब खोली गई है अंग्रेजों की, तो याद रखना 1611 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडीज कंपनी, जो भारत में मसालों का व्यापार नहीं करते थे, ये कब आए, 1602 में। और इनकी जो कोठी खोली गई है 1605 में खोली गई है। कहां, तो कहना मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो अंग्रेजों की डचों की कोठी सेम मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डेनिस आ गए। डेनिस कब आए, 1616 में। और इन्होंने जो अपनी कोठी खोली थी, ये कहां खोली थी, ये तो कोठी का नाम याद रखना, ट्रेवनकोर। कहां पर, ट्रेवनकोर में स्थापित की थी। अगर पूछा जाए कब की थी, तो 1620 में स्थापित की थी। सही है, उसके बाद आ गए फ्रांसीसी। ये कहां पर स्थापित करते हैं, तो आय कब है, याद रखना 64 में। कोठी कब बनाएंगे, 1668 में। और कहां बनाएंगे, सूरत में। क्लियर है, ये चीजें थी जो हमारी कंपनी से संबंधित थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो मेन पॉइंट बताना है, ठीक है, आपको इनाम दिया जाएगा। आप बताना आंसर कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो नीले पानी की व्यवस्था के लिए जाना जाता था। आप इसका आंसर देना और अपना नंबर कमेंट में दे देना। ठीक है, आपको 100 रुपए गूगल पे या फोन पे या पेटीएम, जिस भी माध्यम से आप लेना चाहो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।